हमारा आज का टॉपिक है रुपीस रोल ओवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आज हम काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे जितने मैक्सिमम हो पाए। रुपीस रोल ओवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये है राम। सर राम ने क्या किया, यूएसए की किसी फर्म से लोन लिया, राइट, डॉलर में। यूएसए की किसी फर्म से मिस्टर राम ने लोन लिया। अब मिस्टर राम को ये लोन रीपे करना है। मिस्टर राम को ये लोन रीपे करना है। अब प्रॉब्लम ये है सर, लोन 3 इंस्टॉलमेंट में वापस होगा। मान लीजिए लोन है $30,000 का। इसमें क्या होगा, $10,000 तो वो वापस करेंगे 6 मंथ के बाद, $10,000 वापस होंगे 12 मंथ के बाद, आज से 12 मंथ, और $10,000 वापस होंगे 18 मंथ के बाद। ये सर शेड्यूल है लोन का। अब राम बहुत ज्यादा टेंशन में है। अब भाई उनकी टेंशन का कारण क्या है बताइए। उनकी टेंशन का कारण सर ये है कि कल को अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो सर ये लोन तो उन्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। अब वो बड़े परेशान है। सर उनकी परेशानी का तो बड़ा आसान सिस्टम है, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते। सर दिक्कत ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन पीरियड के लिए ही करना अलाउड होता है, आप उससे ऊपर नहीं कर सकते फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज से 1 साल बाद या 1.5 साल बाद का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 6 मंथ के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है आपके करना। तो अब ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग तो ये केवल इतना अमाउंट हेज कर पाएगा, बाकी ये हेज नहीं कर सकता। तो क्या करे सर, इन दोनों को अनहेज छोड़ दे या तीनों को ही अनहेज छोड़ दे, किसी को भी हेज ना करे, जो होगा देखा जाएगा सर। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। राम क्या करेगा, राम फॉलो करेगा रुपीज रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से ऑपरेट होते हैं उसको समझिए। राम गया बैंक के पास, बैंक जी मैं आपसे आज से 6 महीने बाद $30,000 खरीदूंगा। कितने डॉलर सर, $30,000। तो कृपया करके मुझे रेट बता दीजिए क्या रेट लगेगा। बैंक ने रेट कोट कर दिया। बैंक कहता है साहब आपको आज से 6 महीने बाद डॉलर ₹70 के हिसाब से मिल जाएगा। राम ने कहा ठीक है। राम गया बैंक के पास 6 महीने बाद राम ने क्या किया, $30,000 खरीदे ₹70 के हिसाब से। और पता है मजे की बात, उस दिन रेट हो गया था 72, रेट बढ़ गया था। राम ने कहा हे प्रभु आप कितने दयालु हो, जो कि मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आज से 6 महीने बाद का। लेकिन समस्या क्या है सर, उसने $30,000 परचेज किए 21 लाख रुपए के, और समस्या ये है उसको केवल कितने चाहिए, 10,000। इसको इस फॉर्म को कितने देने हैं, 10,000। इसमें से 10,000 तो इसने इसको दे दिए। अब 20,000 का क्या करे वो, इसने 20,000 वापिस बैंक को सेल कर दिए। इसने 20,000 वापिस बैंक को सेल कर दिए। किस भाव से, 72 के भाव से। खरीदे थे 70 के हिसाब से, बिक कितने गए, 72 के हिसाब से। तो इनके पास कितना पैसा आ गया,
ये अराउंड कितना आएगा, 14,40,000 रुपीज। तो मुझे बताइए, इन्हें नेट $30,000 खरीदे थे, 20,000 वापस बेच दिए, तो मुझे बताइए इनको एक तरीके से $10,000 की नेट कॉस्ट क्या पड़ी। सर इन्हें नेट कॉस्ट पड़ी 6,60,000। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 6,60,000 रुपए इन्हें नेट कॉस्ट पड़ी सर $10,000 की। सर अगर ये हेजिंग ना करते तो क्या होता, सर अगर ये हेजिंग ना करते तो इन्हें $10,000 की पता है क्या कॉस्ट पड़ती, 7,20,000। और अब कितनी पड़ी है, केवल 6,60,000। क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ते ही इन्होंने जो एक्स्ट्रा डॉलर परचेज किए थे वो भी महंगे बिके, मतलब बेनिफिट समझो क्या हुआ, ठीक है ना। डॉलर का रेट बढ़ते ही नो डाउट इनका नुकसान होगा फ्यूचर में, क्योंकि इनको फ्यूचर में भी आगे $10,000 पे करने हैं, फिर $10,000 पे करने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने 40,000 रुपये मार्जिन कमा लिया उस चीज से। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये क्या करेगा, 6 महीने बाद फिर दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट बुक करेगा बैंक से अगले 6 महीने का, नेक्स्ट 6 मंथ का, $20,000 परचेज करने का। चाहिए इसको केवल 10, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये पूरा करेगा $20,000 का, और फिर अगेन 20 परचेज करके 10 बेच देगा, और फिर अगेन 10 का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 10,000 परचेज कर लेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर डॉलर का रेट बढ़ता गया तो नो डाउट इसको नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस नुकसान को, एडिशनल डॉलर परचेज किए थे उसको वापस सेल करके कहीं ना कहीं उस नुकसान को ये कवर भी कर रहा है। तो ये बेनिफिट है रुपीज रोल ओवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 43। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, एनी डाउट। सर अब आगे बढ़िए। ए पर्सन गेट एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ USD 3 लाख, $3 लाख का इसने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, इंटरेस्ट कोई पे नहीं होगा। रीपेमेंट इज टू बी डन इन 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। एज्यूम द फॉलोइंग रेट्स। कहता है आज जो डॉलर का रेट चल रहा है आज जो डॉलर का रेट चल रहा है 6 मंथ फॉरवर्ड रेट वो ये चल रहा है आज। यानी कि दोस्त, अगर मैं इसको बोलूं 0 पीरियड, इसको बोलूं आज से 6 महीने बाद का पीरियड, और इसको बोलूं आज से 12 महीने बाद का पीरियड, और इसको बोलूं आज से 18 महीने बाद का पीरियड, तो ये व्यक्ति तो फिलहाल यहां खड़ा है। ये यहां पर खड़े होकर मैक्सिमम फॉरवर्ड रेट बैंक से कहां का ले सकता है, वो यहां का नहीं ले पाएगा, वो यहां का भी नहीं ले पाएगा। उसने यहां का फॉरवर्ड रेट बैंक से पूछा, केवल आज आज यहां पर खड़े होके, यहां पर खड़े होके। अगर आज 1 जनवरी है, अगर आज 1 जनवरी है, तो साहब यहां पर 1 जनवरी को खड़े होकर उसने रेट फॉरवर्ड पूछा, और बैंक ने कहा कि सर वो डॉलर इतने का बेचेगा। कितने का सर, 42.50 का। तो भाई राम ने कहा एक काम करो बैंक जी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर लो $3 लाख का, कि मैं आपसे 6 महीने बाद $3 लाख बाय करूंगा। बैंक ने कहा बहुत बढ़िया। बैंक ने यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट सेट कर लिया। ठीक है साहब, और रेट क्या तय हो गया सर, रेट तय हो गया 42.50, 42.50। ठीक है जी, 6 महीने बीते, यानी कि 1 जुलाई आ गया। 6 महीने बीते, राम गया बैंक के पास और कहा मुझे कृपया करके डॉलर दे दीजिए। तो राम ने डॉलर कितने परचेज किए, परचेज कॉस्ट ऑफ $3 लाख, कितनी सर,
यहाँ पर कितनी आएगी सर? $3 लाख। क्या भाव था जी? सर भाव था 42.50। ठीक है जी, परचेज किए। अब साहब इसमें से उठाकर 1 लाख तो किसी मिस्टर जॉन को दे डाले, 1 लाख तो उनको दे दिए, 1 लाख तो इनके पास पहुंच गए। ठीक है, अब क्या करे? वापिस 2 लाख का क्या करे वो? उसने क्या किया सर? तो ये हमारे आ रहा है कितना, 12750000 लेस सेल। कितने डॉलर की? $2 लाख की। उसने कहा बैंक बैंक मुझसे $2 लाख वापस परचेज कर लो। बैंक ने कहा अच्छा, बताओ बेटे बताओ, बैंक किस रेट पर परचेज करेगा? ये रेट्स आपके सामने हैं। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, मतलब जब ये यहाँ पे खड़ा है राम, ये जब अब यहाँ पहुंच चुका है, 6 महीने बीत चुके हैं सर, तो मुझे बताएं बैंक उससे $2 लाख किस रेट पर परचेज करेगा? बैंक परचेज कर रहा है डॉलर, जल्दी से बताएं, बैंक किस रेट पर डॉलर परचेज करेगा? सर बैंक डॉलर परचेज करेगा किस भाव पर? 43 पर। 43 पर। बताइए क्या भाव हुआ? 86 लाख। कितना पैसा आ गया? तो मुझे बताओ, 3 लाख परचेज किए थे, 2 लाख वापस सेल कर दिए, तो नेट कॉस्ट $1 लाख की क्या पड़ी उसे? 41,50,000। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा साहब? अब वो यहां तक पहुंच चुका है, यहां पर 6 महीने बीत चुके हैं सर, आज है 30 जून, 1 जुलाई। अब 6 महीने बाद वो कहेगा कि सर बैंक बैंक मुझसे अगले 6 महीने का एक और कॉन्ट्रैक्ट करो कि मैं तुमसे $2 लाख परचेज करूंगा। बैंक ने कहा बहुत अच्छी बात है। 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, 6 महीने के बाद 6 मंथ फॉरवर्ड क्या चल रहा है? 63.50। बैंक ने कहा कि मैं तुम्हें $2 लाख 63.50 के बेचूंगा। तो भाई उसने क्या किया? उसने $2 लाख 43.50 के परचेज कर लिए। अब 12 महीने बीत चुके थे, नेक्स्ट 1 जनवरी आ चुकी थी, उसने $2 लाख परचेज कर लिए। अब उसको चाहिए कितने सर? उसको तो केवल 1 लाख चाहिए। अब वो क्या करे? वो वापस इन डॉलर को सेल कर देगा। किस भाव पर? सर 1 साल बाद के स्पॉट रेट पर, जो कि 44 है। मुझे बताइए नेट कॉस्ट उन्हें कितनी पड़ी $1 लाख की? नेट बताइएगा, नेट। राम ने $2 लाख परचेज किए 43.50 पर, सेल कर दिया 44 पर। जल्दी से बताइए, नेट कॉस्ट इज 43 लाख। डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है सर, यहाँ पे कॉस्ट कम थी, यहाँ ज्यादा हो गई। अब उन्होंने क्या किया? यहां पर खड़े होकर, यानी कि नेक्स्ट 1 जनवरी को खड़े होकर नेक्स्ट 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां तक का। उन्होंने पूछा क्या रेट है साहब? बैंक ने कहा 1 साल के अंत में अगले 6 महीने का रेट है 44। बताओ जल्दी से क्या है? जल्दी से बताओ क्या है? सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, क्या रेट है जी? 40। जल्दी से बताओ, सबका आंसर आना चाहिए यहाँ पर। सबका आंसर नहीं आया सर मेरे पास अभी तक। क्या रेट है जी?
ओके, तो सर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मेरा रेट है 44.60। अब मुझे $1,00,000 की जरूरत थी तो बात ही खत्म हो गई सर, अब तो मेरी कॉस्ट इतनी आएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब मैं इसको कंपेयर करता हूं किससे, दो अलग अलग चैनल से। वन इज नो हेजिंग, वन इज नो हेजिंग। अगर उसने कोई हेज ना की होती उसके साथ तो क्या घटना घटती? देखिए, ये तो हो गया रुपीज रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं नो हेजिंग। अगर वो कोई हेजिंग ना करता तो क्या घटना घटती साहब? अगर वो कोई हेजिंग ना करता तो सिंपल, आज से 6 महीने बाद जो स्पॉट रेट होता उस पर डॉलर परचेज कर लेता जी, स्पॉट परचेज करता ऑफ $1,00,000। क्या कॉस्ट पड़ती? बैंक डॉलर सेल करता एट द स्पॉट, बताइए क्या रेट लगता? जल्दी से मुझे बताएं क्या रेट लगता जी? एट दी स्पॉट अगर वो डॉलर परचेज करता तो बैंक उसे एट दी स्पॉट 6 महीने बाद डॉलर बेचता। बोलिए, एट दी स्पॉट डॉलर बेचता उसे बैंक। 6 महीने बाद वो बैंक के पास जाता तो स्पॉट रेट बैंक का बेचने का क्या है? ये है ना सर, 43.10। 43.10। रजनीश भाई, एक कुछ बच्चों ने 44.60 ही बोला है। एक मिनट रुकिए, मैं किसी भी एक बच्चे से बात करना चाहूंगा। मैं बात कर लेता हूँ, चलो रजनीश से। रजनीश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ दोस्त। जी, रजनीश जी। रजनीश जी कैसे हैं आप? क्या हुआ सर? चलिए मैं अंकिता जी को अनम्यूट करता हूँ, मुझे पता तो चले क्या सोच के ऐसा आंसर किया। अंकिता जी, अंकिता जी। जी अंकिता जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, अंकिता जी मुझे बताएं, ये आपने आंसर दिया था 44 पॉइंट कुछ 60, पता नहीं 50, ये क्या सोच के दिया था? नहीं, एक मिनट, कब परचेज करना है हमें? आज से 6 महीने बाद? अच्छा, यानी यहाँ पर ना, यहाँ पर तो ये रेट है। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, रुपीज ऑल ओवर की बात नहीं हो रही, अब हो रही है नो हेजिंग की बात। अब मुझे 6 महीने बाद एट द स्पॉट डॉलर परचेज करना है, जल्दी से बताइए। तो आपने गलत आंसर दिया क्यों? ओके, चलिए फाइन। ओके, राइट। चलिए, तो सर अब मुझे नेक्स्ट बताइए। अब आफ्टर 12 मंथ अगेन वो एट द स्पॉट डॉलर परचेज करेंगे, एट द एंड ऑफ 12 मंथ फिर वो डॉलर परचेज करेंगे कितने के?
बताइए, आज से ठीक 12 महीने बाद स्पॉट रेट क्या हो चुका था? जब मैं यहां पर खड़ा हुआ तो क्या रेट था उस टाइम? 44 पॉइंट 44.10, राइट, वेरी गुड। और मुझे जल्दी से एक और बता दीजिए, 18 मंथ के बाद स्पॉट रेट क्या था? 45.10, राइट। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो सर हमें क्या कॉस्ट पड़ी? 43,10,000, 44,10,000 और 45,10,000। अब आप कंपेयर कीजिए, जबकि रुपीज डॉलर में मेरी कॉस्ट क्या थी? 4150। यहाँ कितनी आ रही है? 4310। यहाँ आ रही है 43 लाख, यहाँ 4410, यहाँ 4460, यहाँ आ रही है 4510। तो सर रुपीज रोल ओवर नो हेजिंग से बेटर है। थर्ड वन इज, उन्होंने क्या किया? 3 सेपरेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, एक आज, एक 6 महीने बाद और एक साल बाद। जितने डॉलर उनको चाहिए थे उतने का ही कर लिया। मुझे बताइए, अगर वो ऐसा करते, 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, बताइए साहब क्या होता? अगर 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होते तो क्या होता? आज फॉरवर्ड रेट क्या है? 42.50। तो आज ही, आज आज से 6 महीने बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या रेट है? 42.50, राइट। ये वाले तो रेट होंगे, ये वाले रेट होंगे सारे के सारे, ये और ये। ठीक है, तो अगर वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करते, सिर्फ 1 लाख का करते, तो उन्हें कॉस्ट क्या पड़ती? 1 लाख इंटू 42.50, दैट इज 42,50,000, राइट। नेक्स्ट इज, यहां पर खड़े होके अगेन यहां तक का करते, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ती? 1 लाख इंटू 43.50, क्लियर। और यहां पर तो सेम ही पड़ती, 4460। सर लेकिन यहां पर कॉस्ट कम क्यों हो गई? आखिर हुआ क्या ऐसा? सर हुआ ये ना कि आपने $2 लाख परचेज किए थे 42.50 पर, लेकिन वही $2 लाख आपने 43 के भाव से बेच डाले। आपने जो 1 लाख उन पे कमाया, उसने आपकी कॉस्ट को 1 लाख से कम कर दिया। गॉट ए पॉइंट? आपको क्लियर है चीजें? इस चक्कर में रुपीज रोल ओवर की कॉस्ट कम हो गई। एनी डाउट? एनी डाउट? नो। चलिए, तो मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं। आप लोगों ने फ्यूचर ऑप्शन का होमवर्क कंप्लीट कर लिया अपना? ऑप्शन और फ्यूचर?
कनिका जी का कहना है सर बूटी बैच के बारे में बताओ। बेटे बूटी जो बैच है ना उसमें फॉरेक्स के 1-2 लेक्चर और उसके अलावा ट्यूसडे से उसमें डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा। उसकी क्लासेस होंगी TTS और संडे, ये होंगी लाइव क्लासेस। मैं आपको बता देता हूँ, TTS मतलब सैटरडे और संडे ये होंगी लाइव, राइट। और 2 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, क्योंकि उस टाइम ना मेरे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तभी मुझे ये क्लासेस का शेड्यूल चेंज करना पड़ा। 2 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, यानी आपकी 6 क्लासेस होंगी इन ए वीक, राइट। टाइमिंग बेटे मॉर्निंग होगी इसकी, TT ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और संडे मॉर्निंग 7:30, ठीक है। लेकिन MWF इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी 2। एक दिन आपका ऑफ होगा, वो आप कोई भी दिन मान लीजिए अपना, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज। बेटे वो सब आप स्टाफ से बात कर लीजिएगा, स्टाफ आपको एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज, सर ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज क्या चीज है? ज्योग्राफी का मतलब होता है एक अलग अलग एरिया में, यानी अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो अलग अलग कंट्री में करेंसी का रेट अलग अलग चल रहा है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस कई बार आ जाता है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस कई बार आ जाता है दोनों रेट्स में। तो पर्सन क्या करते हैं, जैसे मान लो डॉलर मुझे यूएसए में मान लो 70 रुपए का पड़ रहा है, इंडिया में वो 70 रुपए 10 पैसे का बिक रहा है, तो आप क्या करो 70 का वहां से परचेज कर लो, 70 रुपए 10 पैसे का यहाँ बेच दो, या वैसे वर्षा। तो दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करो और दूसरे में उठाकर उसे सेल कर दो, ठीक है सर। लेकिन लेकिन मेन बात यहां पर ये होगी सर कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप एक जगह से डॉलर खरीदते हो दूसरी जगह जाके बेचते हो तो बहुत सारे एक्सचेंज मार्जिन, कमीशन, ये सब देने पड़ते हैं। वो आपके जो माइनर सा डिफरेंस आ रहा है ना 10 पैसे, वो उसको खा जाते हैं। तो प्रैक्टिकली ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि आपको जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज हो, सिचुएशन बहुत रेयर है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इंस्टीट्यूट ने आपके उसमें डाला हुआ है, ठीक है ना। टॉपिक तो बहुत ही सिंपल है, टॉपिक में कोई समस्या नहीं है। सिंपल भाषा में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एक एरिया से बेचा, एक एरिया में खरीदा, दूसरे एरिया में जाकर बेच दिया, ठीक है। एक रूट को फॉलो करना होगा हमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, लेकिन नोटिंग कर लीजिएगा, एक एरिया से खरीद कर दूसरे एरिया में बेचना है। फॉलोइंग आर द स्पॉट एक्सचेंज रेट कोटेड एट 3 डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट। कहता है 3 डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट में ये अलग रेट चल रहे हैं। क्या रेट चल रहे थे सर? अब मुझे ये बताओ, सेम पंगा, कौन सा क्वेश्चन है सर? ये पंगा क्वेश्चन। आपको याद है मैंने बैंक बी वाला क्वेश्चन करवाया था, जिसे मैंने कहा था रेट रिवर्स दे रखे हैं, उल्टे दे रखे हैं उसमें, याद है आपको? हाँ। तो सेम सिचुएशन यहां भी है। इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा बार ऐसा नहीं किया, लेकिन 1-2 बार ऐसा किया है, 1-2 क्वेश्चंस में। लेकिन उन सभी क्वेश्चन में एक खास बात ये रही कि वो जो गेम खेली है उन्होंने, वो यूएसडी, जीबीपी और आईएनआर में खेली है। मतलब आपको अगर ये बात पता है कि जीबीपी उससे स्ट्रांग है और यूएसडी उससे डाउन है, रुपीज उससे डाउन है, उससे वीक करेंसी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या होगा, एक यूएसडी में इतने आईएनआर, ठीक है, इज ए क्लियर। तो मेरा एक रेट क्या है, एक यूएसडी में कितने आईएनआर है, 48.30,
एक जीबीपी में कितने INR है? 77.52। जबकि एक जीबीपी में कितने यूएसडी है? 1.6231। कहता है एक आर्बिट्रेजर है, उसके पास 1 करोड़ यूएसडी है। सर अगर ये लाइन ना भी लिखी होती ना, और आपसे पूछा जाता कि क्या इधर कोई आर्बिट्रेज गेन पॉसिबिलिटी है, तो आप यहां पर कुछ भी एज्यूम कर सकते थे। आप देखो सीधी सी बात है, दो जगह से स्टार्टिंग कर सकते हो, बड़े ध्यान सुनना इस बात को। पहली बात, अगर आपके पास यूएसडी है, अगर आपके पास यूएसडी है तो आप यूएसडी को रुपीज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर रुपीज को जीबीपी में कन्वर्ट कर लो, और फिर जीबीपी को वापस यूएसडी में कन्वर्ट कर लो। लेकिन ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग यूएसडी से हुई है, एंड भी यूएसडी से ही होगा, तभी तो पता चलेगा कितना गेन है। अदरवाइज कैसे पता चलेगा? यूएसडी को रुपए में कन्वर्ट कर दो, रुपए को वापस रुपए को जीबीपी में कन्वर्ट कर दो, जीबीपी को वापस यूएसडी में। तो अल्टीमेट यूएसडी से शुरू किया और वापस भी क्या आ गई? यूएसडी। अगर वो ज्यादा आ गए, मतलब अगर मैंने 1 करोड़ लगाया या 10 लाख लगाया या 1 लाख लगाया, अगर वो ज्यादा आ गए तो 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 उस केस में आर्बिट्रेज गेन पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर है भी, तो इसको हमारा जो एक्सचेंज मार्जिन है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो इसको खत्म कर देगा। वो तो ठीक है सर, यहाँ पे इन्होंने एक अजम्पशन ली है कि देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि माइनर सा आपको गेन हो जाए, राइट? इज इट क्लियर? लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आर्बिट्रेजर इस चक्कर में रहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो और वहां से प्रॉफिट कमा लिया जाए, और मार्केट में इसके सॉफ्टवेयर तक अवेलेबल हैं, राइट? ठीक है सर। अब हम शुरुआत करते हैं, यूएसडी को पहले रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा रूट क्या हो सकता है? सेकेंड रूट क्या हो सकता है? ये तो हो गया रूट 1। रूट 2 क्या हो सकता था कि आप पहले यूएसडी थे आपके पास, पहले आप यूएसडी को जीबीपी में कन्वर्ट करते, फिर जीबीपी को रुपए में कन्वर्ट करते, और फिर रुपए को वापस यूएसडी में कन्वर्ट करते, मतलब उल्टा करते, रिवर्स रूट फॉलो करते। इज इट क्लियर? तो अगर आपको एक रूट में प्रॉफिट है तो दूसरे रूट में लॉस होगा, एक रूट में प्रॉफिट है तो दूसरे रूट में पक्का लॉस होगा। लेकिन अगर एक रूट में लॉस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे रूट में प्रॉफिट ही होगा। है सर, क्या बोल दिया आपने? बात को समझने की कोशिश करो। मान लो मैंने पहला रूट चेक किया, वहां पे आ गया लॉस, तो कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे रूट में प्रॉफिट हो, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के कारण ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि बिड रेट है और आस्क रेट है, उन्होंने स्प्रेड खत्म कर दिया, बैंक का इंटर बैंक का जो स्प्रेड होता है बिड आस्क का, वो खत्म हो गया। दूसरा, इस क्वेश्चन में एक्सचेंज मार्जिन खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर एक रूट में लॉस है तो दूसरे रूट में 100% प्रॉफिट होगा, तो बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट? इज इट क्लियर? कनिका जी का कहना है कि सर हम एक रूट फॉलो क्यों ना करें कि जीबीपी को पहले यूएसडी में कन्वर्ट कर दें। नहीं 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 नहीं, कनिका जी, ऐसा है, आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर लो। बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मेन बात है आप किस कंट्री में रहते हैं। आपके पास डॉलर होगा ना, या आपके पास रुपया होगा, आपके पास तो कोई एक चीज होगी। अगर वो ऐसा कहता है कि अगर हमारे पास यही चीज है तो वहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कोई भी रूट फॉलो कर सकते हो, कोई भी रूट, ठीक है। फिलहाल तो इसने क्या बोला कि आपके पास क्या है? यूएसडी, ठीक है जी। हम क्या करें, यूएसडी को पहले रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितने यूएसडी है हमारे पास? यूएसडी टू रुपीज कितने हैं? 1 करोड़। इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा सर?
कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास? 48 करोड़ 30 लाख। अब इस रुपीस को जीबी में कन्वर्ट कर लो, इन रुपीस को जीबीपी में कन्वर्ट कर लो। 77.52, ठीक है। और वापस जीबीपी को यूएसडी में कन्वर्ट कर लो। ये कितना आ रहा है सर, जरा बताएंगे आप मुझे? जीबीपी, अब जीबी को यूएसडी में कन्वर्ट कर लो। सर अब बेसिक टॉपिक से तो बाहर आना ही पड़ेगा कि डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब उसका तो मुझे लगता है आपको आइडिया हो ही गया होगा। बताएं दोस्त। जी, कितने यूएसडी आ रहे हैं? 10,11,2,968। तो ये जो 1,12,968 रुपए आ गए, डॉलर आ गए, ये आपका आर्बिट्रेज गेन है। तो हमें सेकंड रूट चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट में प्रॉफिट आ गया तो सेकंड चेक करने की कोई जरूरत हमें नहीं है, राइट? ठीक है, इज इट क्लियर? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट 104, इसको ध्यान से देखिएगा। एट टू फॉरेक्स सेंटर द फॉलोइंग यूएस डॉलर रेट आर कोटेड। अब यहाँ पे बिड और आस्क दोनों आ गए। अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई स्कोप निकल के आता है क्या। तो शायद निकल के आ जाए, बहुत माइनर सा, बहुत माइनर सा प्रैक्टिकली। कहता है किसी के पास अगर 100 मिलियन रुपीज है तो बताइए क्या उसका कोई स्कोप है? सर हमें रुपीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, $1 का रेट यहाँ पे लिख लीजिए। $1 का रेट, $1 का रेट लंदन में क्या चल रहा है ये। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपके पास रुपए है ना, अगर आप डॉलर खरीदने निकलो तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा लंदन मार्केट में? आप डॉलर खरीद रहे हैं लंदन बैंक से, बताइए क्या रेट एप्लीकेबल होगा? आप डॉलर खरीद रहे हैं, तो समझ के बताओ मुझे, सबका आंसर चाहिए यहाँ पर। कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा अगर मैं लंदन बैंक से डॉलर खरीदने जाता हूं? अनूप मोदी डॉलर खरीदने जा रहे हैं लंदन बैंक से, बताओ जी कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? सर मेरे पास आंसर नहीं आए, इज देयर एनी इशू? एक आंसर आया सिर्फ, करेक्ट है वो। जी, सर अगर मैं लंदन बैंक से डॉलर खरीदने जाऊंगा तो सर अगर अनूप मोदी डॉलर खरीदने जाएंगे तो लंदन वाले उन्हें $1 47.61 का देंगे। ये डॉलर लेफ्ट करेंसी है और वो डॉलर बेच रहे हैं, ठीक है। अब अगर अनूप मोदी लंदन से इतने का परचेज करते हैं डॉलर और टोक्यो में जाके बेच देते हैं, भाई मैं एक जगह से खरीदूंगा दूसरी जगह जाके बेचूंगा, मुझे बताओ यही डॉलर टोक्यो में कितने रुपए का बिक रहा है? जब मैं वहां जाके डॉलर बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए दे देंगे बोलो टोक्यो वाले? अब मैं डॉलर बेच रहा हूं उन्हें, मैंने लंदन से परचेज किया और टोक्यो में जाके बेच रहा हूँ, तो मुझे कितना पैसा देंगे? सर वो मुझे देंगे 47.6350।
मुझे बताओ क्या आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है? सर बिल्कुल है। कि आप खरीद रहे हो इतने में, ये आपका बाइंग प्राइस है और ये आपके लिए सेल प्राइस है। बैंक के लिए बेचे उल्टा हो, आप तो कमा गए ना सर पैसा। आपने बेचा इतने में $1 और खरीदा इतने में। यहीं से पता चल रहा है, इन दोनों रेट से पता चल रहा है कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन अगर रेट कुछ और होता तो क्या होता? सर क्या दूसरे रूट में आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हो सकती है? आप खरीदो यहां इतने में और बेचो इतने में, तो सर दोनों रूट हो सकते हैं ना। आप यहां से खरीदो और यहां बेचो, क्या इसमें आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हो सकती है? नहीं, यहां नहीं है। तो सर इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एक रूट में तो अवेलेबल होगी ही होगी? सर अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया आर्बिट्रेज ही कर रही होती बैठ के। सर अगर दोनों रूट में से अगर एक रूट में पक्का आर्बिट्रेज होता तो पूरी दुनिया बैठ के आर्बिट्रेज ही कर रही होती इस टाइम, काम धंधा छोड़कर सारा। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि एक रूट में अगर नहीं है तो दूसरे रूट में पक्का मिलेगी ना, गलत। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, वहां दोनों रूट में नहीं है। देखिए ना, आप डॉलर यहां से खरीदोगे इतने का, यहां बेचोगे इतने का, सर बेकार है। यहां खरीद कर महंगा खरीद कर सस्ता बेचने का तो नुकसान ही है। तो दूसरे रूट में खरीदोगे इतने का आप और बेचोगे इतने का, तो यहां भी नुकसान है, यहां दोनों रूट में नुकसान हो रहा है। तो इस अगर ये वाले रेट हैं तो कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, लेकिन अगर ये रेट है तो बिल्कुल है। क्या आप सबको मेरी बात क्लियर है बिल्कुल? दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज, जहां पर दो अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट अवेलेबल होते हैं, और हम क्या करते हैं सर, एक एरिया से परचेज करते हैं और दूसरे एरिया में सेल कर देते हैं। लेकिन वो तब करेंगे जब एक एरिया में सस्ता मिल रहा हो। बैंक भी करवाया था ना, एक बैंक से सस्ता मिल रहा है, दूसरे बैंक में महंगा मिल रहा था, हमने किस बैंक से खरीदा था? सर जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे, और जहां महंगा होगा वहां बेचेंगे, तभी फायदा होगा ना। तो सस्ता कहाँ चल रहा है? लंदन में। महंगा कहाँ चल रहा है? टोक्यो में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बेशक सस्ता यहाँ चल रहा हो, महंगा यहाँ चल रहा हो, लेकिन बिड आस्क स्प्रेड उस प्रॉफिट को खा जाए। ठीक है सर, इज दैट क्लियर? आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो यस लिख के भेजो, और नहीं आई तो नो लिख के भेजो जल्दी से। ओके, गुड। सर 105 आपका होमवर्क है। 106 आपका होम। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सर। विद होल्डिंग टैक्स, सर अगर क्वेश्चन में विद होल्डिंग टैक्स हो तो क्या करें? हालांकि बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत जनरल है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को कई बार विद होल्डिंग टैक्स में आ जाता है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन एलिटीज आ गया तो आप कर पाएंगे या नहीं। जनरल क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक दो जनरल क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें इंस्टीट्यूट कई बार गेम खेल जाता है, तो आइए जरा ध्यान से उन क्वेश्चंस को देखेंगे। एक यूएस से बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में? ऐसे क्वेश्चन में सर इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। ये ना देखें कि क्वेश्चन की लेंथ कैसी है, क्वेश्चन बड़ा लिख रहा है या छोटा दिख रहा है। सर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ भी खास नहीं होगा। ठीक है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है,
जो प्लान कर रही है टू सेटअप ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इन इंडिया। सर, तो ये एक कंपनी है यूएसए में, ये इंडिया में एक सेटअप लगा रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिया एंड यूनिट विल बी बॉट बैक। कहते सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा वो इंडिया में किया जाएगा और उसे वापस यूएस पेरेंट कंपनी परचेज कर लेगी $10 मिलियन में। मतलब यहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे और वो सॉफ्टवेयर यूएस कंपनी को बेच दिया जाएगा $10 मिलियन में, यानी कि $100 लाख में, राइट। $100 लाख में इसको बेच देंगे ये सॉफ्टवेयर को, राइट। द यूनिट विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया फॉर 1 ईयर। कहता है 1 साल तक ये काम करेगी यूनिट, ये वाली यूनिट 1 साल तक इंडिया में रहेगी। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू गेट डेवलप विद इन दिस टाइम फ्रेम। कहता है सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा इस टाइम में। द यूएस बेस्ड कंपनी विल बी सब्जेक्ट टू ए कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 30%। कहता है इनके यहाँ पर 30% टैक्स लगता है एंड ए विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 10% इन इंडिया एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन द यूएस। कहते हैं यहां भी एक इनकम टैक्स लगता है 10% का विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स सर बेसिकली ग्रॉस अमाउंट पे होता है, ठीक है ना, बस इतना समझो ग्रॉस अमाउंट पे होता है इन इंडिया एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन द यूएस। कहता है जो टैक्स आप इंडिया में दोगे उसका क्रेडिट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत यूएसए में नहीं मिलेगा। मतलब जो टैक्स वहां गया, मतलब अगर इनकम यहां कमाओगे तो 30% देना है और यहां तो ग्रॉस पे 10% देना ही है। तो दो तरह के टैक्स पे करने हैं आपको, यहां की इनकम पर और यहां के ग्रॉस पर, ठीक है। इज इट क्लियर? 30% टैक्स ब्रैकेट में आएगी। जितना प्रॉफिट कमाएगी, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे वो यूएस में कमाए, कहीं भी कमाए। सर आप इनकम टैक्स में अच्छे से जानते हैं, रेजिडेंस पर्सन कहीं भी कमाता है उसे टैक्स अपनी कंट्री में देना होता है, ठीक है ना। हालांकि उसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि उसको ऐसा कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। द सॉफ्टवेयर डेवलप विल बी सोल्ड इन द यूएस मार्केट फॉर $12 मिलियन। कहता है ये लोग आगे इस सॉफ्टवेयर को किसी कंपनी को बेच देंगे। मैं इसे जानबूझ के एक व्यक्ति का नाम दे रहा हूं, जॉन को। ये उठाकर जॉन को बेच देंगे, कितने का? 120 लाख का, इतने डॉलर का बेच देंगे, ठीक है। अदर एस्टिमेट आर एस फॉलो। कहता है रेंट लगेगा इंडिया का, रेंट फॉर फुली फर्निश यूनिट। अब ये लिखा ही हुआ कि ये पर एनम है, इसके आगे पर एनम लिख लीजिए, पर एनम, पर एनम लिख लीजिए, ठीक है। हालांकि इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में एज्यूम कर लिया गया था कि ये पर एनम है, लेकिन आप क्वेश्चन के अंदर ही कोट कर दीजिए, वो तो एक मिस्टेक थी। अगर फ्यूचर में ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्लियर मेंशन होगा कि ये पर एनम है, राइट। तो ये कॉस्ट इंडिया में आई पर एनम, और साथ में ये मैन पावर कॉस्ट हमें दी हुई है। इज इट क्लियर? मैन पावर कॉस्ट हमें गिवन है। तो सर क्या कहता है? कहता है एडवाइज द यूएस कंपनी और फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। कहता है बताइए ये प्रोजेक्ट लगाना चाहिए या नहीं। $48 डॉलर रुपीज का रेट है। देख लेते हैं सर, ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए सर, पहली बात तो ये कि मैं इस क्वेश्चन में ये बात नहीं कर रहा कि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकल एरर है या नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा फिलहाल यहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है विद करेक्ट फिगर्स, विद करेक्ट थिंग, तो क्या आप इसे कर पाएंगे? मतलब अल्टीमेट हमारा पर्पस वो है, ठीक है ना। हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, लेकिन उसको इग्नोर कीजिए, राइट। अब क्या है सर,
सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंडिया में कॉस्ट क्या आएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आएगी। सर 15 लाख रुपए तो एक आएगी, प्लस 12 लाख रुपए कॉस्ट एक आएगी एडमिन। मेरा यहाँ मुद्दा प्रेजेंटेशन नहीं है सर, मेरा मेन मुद्दा है समझाना यहाँ पर फिलहाल। 400 पर मैन आवर कॉस्ट है, 400 रुपये एक घंटे की। कहता है 80 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि पर डे 10 घंटे काम कर रहे हैं, और पूरे साल में कितने दिन है वो यहाँ पर उसे देने चाहिए थे कि कितने दिन एज्यूम करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि सैटरडे संडे अगर ऑफ माने तो 250 डेज बैठेंगे, अगर संडे ऑफ माने तो लगभग 300 दिन बैठेंगे। अब ये तो आपकी अजम्पशन है सर, आप क्या मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट की अजम्पशन ही ले लेता हूँ, हालांकि अगर ये सही क्वेश्चन होता, इसमें कोई एरर ना होती, तो यहाँ पे दिया होता कि एक साल में कितने दिन आपको एज्यूम करने हैं। वैसे तो 300 ही लेने चाहिए, लेकिन देख लेते हैं एक बार इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या एजम्पशन ली है। 365 दिन ली है सर एजम्पशन इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट ने सीधा 365 दिन उठाए हैं, ठीक है। उसने कोई छुट्टी वुट्टी नहीं दी एम्प्लॉइज को, 365 दिन एज्यूम कर रखे हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था। इज इट क्लियर? तो हमारा मेन मुद्दा वो नहीं है। मुझे बताइए बेटे कितनी कॉस्ट टोटल आ गई, जल्दी से बताइए। 11680000 डिवाइड बाय 48। तो बताइए इंडिया में डॉलर में कॉस्ट कितनी आई। अच्छा, इट वाज ओनली मैन पावर कॉस्ट। बेटे दोनों को प्लस कर दीजिए, मुझे बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। 1195 डिवाइड बाय 48, बताइए। टू 4,89583 ये मेरी कॉस्ट आई, कितने डॉलर, राइट। ये मेरी कॉस्टिंग है सर। अब मुझे बताइए इंडिया वाली यूनिट को कितना प्रॉफिट होगा। इंडिया वाली यूनिट ने ये उठाकर इसे 100 लाख का बेच डाला। प्रॉफिट ऑफ इंडियन यूनिट कितना प्रॉफिट होगा। 100 लाख का बेच दिया 100 लाख का, मतलब ये 24 लाख मेरी कॉस्ट आई है, लगभग लगभग 25 लाख कॉस्ट आई है। तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 7510417, ठीक है, ठीक है जी। और यूएसए का प्रॉफिट निकाले तो उनका प्रॉफिट क्या होगा सर। उन्होंने भी क्या किया, 100 लाख का परचेज करके आगे 120 लाख का बेच डाला। उनका प्रॉफिट तो सीधा सीधा है 120 माइनस 100 लाख, 20 लाख, हाँ या ना। इज इट क्लियर? यूएसए की यूनिट का क्या प्रॉफिट है 20 लाख। अगर दोनों का अलग अलग प्रॉफिट निकालूं तो अब मुझे बताइए टोटल प्रॉफिट यूएसए पेरेंट जो मेन कंपनी है उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। टोटल प्रॉफिट, हालांकि आप टोटल प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट 120 में से 24 लाख माइनस कर देते, बात खत्म हो जाती। क्योंकि अल्टीमेट ये कितने का बिका, अल्टीमेट तो 120 लाख का बिका ना सर, अल्टीमेट तो 120 लाख का बिका, और कॉस्ट क्या पड़ी इसकी इतनी, तो 9510417
अब मुझे बताओ कितने परसेंट टैक्स लगा? 30%। तो बताइए कितना हो गया? कितना इनकम टैक्स हो गया सर? जल्दी से बताए। 2853,125। और मुझे बताइए विद होल्डिंग टैक्स कितना हुआ? इंडियन कंपनी ने कितने का बेचा था? 100 लाख का। तो 100 लाख का 10% ग्रॉस अमाउंट पर 10 लाख। तो मुझे बताइए नेट प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट हुआ था ये, इसमें से इनकम टैक्स दिया और ये दे दिया, बताइए कितना बचा नेट? सर ये मेरा फाइनल प्रॉफिट होगा। प्रोजेक्ट वाइबल है? आंसर इज यस, इट इज वाइबल, क्योंकि हमें लॉस नहीं है, प्रॉफिट है सीधा सीधा। तो सर बेसिकली इस क्वेश्चन में आप टेक्निकली आप वैसे कह सकते हैं ड्राफ्टिंग एरर क्या क्या है, अगर मैं डिस्कस करूं तो उसे पहली बात यहाँ देना चाहिए था ये पर एनम है क्या है, दूसरी बात उसे देना चाहिए था कितने दिन कॉस्ट होगी, तीसरी एरर सर इन्होंने कहा रुपीज और डॉलर की कॉस्ट 48 रुपीज है। सर आप मुझे बताइए पूरे साल ये प्रोजेक्ट चला तो क्या आज की 48 है या फॉरवर्ड 48 है, या दोनों ही 48 मान रहे हैं आप? क्योंकि कॉस्ट तो पूरे साल खर्च हुई धीरे धीरे, अब उसको किस रेट से कन्वर्ट कर रहे हैं आप? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे साल एक ही रेट हो? तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के रिपीट हो जाते हैं, तो करवाना मेरी ड्यूटी, तो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है ना। सर स्वैप अरेंजमेंट अभी डिस्कस नहीं हो पाएगा टाइम की शॉर्टेज के कारण। सर अगर कंपनी को बेनिफिट मिल जाता तो 10 लाख उसकी कॉस्ट ना बनती, अगर उसको क्रेडिट मिल जाता वहां पर तो 10 लाख उसकी कॉस्ट ना बनती, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या चीज है? सर हो रहा होगा क्या, समझिए उस चीज को, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल वो भी क्या है? सर मान लीजिए मेरा हेड ऑफिस है इंडिया में, और मेरे पास मेरी ब्रांचेस हैं यूके, यूएसए या कोई और कंट्री भी, यहाँ मेरी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब सर क्या होता है कई बार इस वाली यूनिट में है सरप्लस फंड, सरप्लस फंड, इस वाली यूनिट में क्या है शॉर्टेज पैसे की, यहाँ डेफिशिएंसी हो रही है और यहाँ भी डेफिशिएंसी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर आपके हिसाब से? यहाँ पर है सरप्लस फंड, यहाँ पे डेफिशिएंसी है। सर देखिए दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, एक तो सब अपने अपने रास्ते पे चल पड़े, पहला ऑप्शन, इसमें कोई मैनेजमेंट नाम की चीज ही नहीं होगी। इसके पास सरप्लस फंड है, ये अपने उठाकर जाके बैंक में इन्वेस्ट कर दे, इंडियन बैंक में, जहां से उसे ब्याज मिल जाएगा इंडिया को। इसके पास डेफिशिएंसी है, ये उठाकर यूके बैंक से लोन ले ले, और यूएसए वाले के पास डेफिशिएंसी है, ये भी उठाकर लोन ले ले। एक तरीका तो ये, सब अपनी अपनी राह पे चल पड़े। सर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैंक लोन देता है ज्यादा पर और डिपॉजिट पर देता है कम, ठीक है। तो इससे बेटर हम क्या करें? सर जो यहां पर सरप्लस फंड है, जो यहां पर सरप्लस फंड है, उनको कन्वर्ट करे, उनको कन्वर्ट करे
और यहां की डेफिशिएंसी खत्म कर दे। और अगर नेट नेट में सर फिर भी सरप्लस बचता है तो उसको डिपॉजिट कर दे। और अगर नेट में कम पड़ता है तो लोन ले ले। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर मैं आपको एक शब्दों में कहूं इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे सर बैंक नहीं कमा पाएगा, बैंक हमसे अर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक लोन देता है ज्यादा पर और डिपॉजिट करता है कम पर। ठीक है, तो अगर हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे और यहां से लोन लेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक कमाएंगे। मैं मानता हूं कि मान लीजिए एक बार ज्यूम कर लें कि सेम बैंक है यहाँ पर हर जगह, तो यहाँ पर वो कम देगा और यहाँ पे ज्यादा लेगा, तो अल्टीमेट बैंक को कमाने का हम एक ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो यही है इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कि सर हमें सरप्लस, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी हमारी यूनिट है उनके सरप्लस और डेफिशिएंसी को नेट ऑफ करके लोन लेना चाहिए और या फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट, इज इट क्लियर? यस सर। आइए जल्दी से, AMK लिमिटेड एन इंडियन बेस्ड कंपनी हैज सब्सिडरी इन US एंड UK। Forecast of surplus fund for the next 30 days from two subsidiary are as below। कहता है यूएस में सरप्लस है, यूके में सरप्लस है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहां पे सरप्लस होगा, और ये हमारे एक्सचेंज रेट है। ठीक है जी, एनुअल बोरोइंग कॉस्ट और डिपॉजिट रेट ये है, आपको दिए हुए हैं बैंक के। बैंक डिपॉजिट कम रेट पे लेता है और लोन ज्यादा रेट पे देता है। ठीक है ना, द इंडियन ऑपरेशन इज फॉरकास्टिंग ए कैश डेफिशिएंसी ऑफ 500 मिलियन। यानी इंडिया में डेफिशिएंसी है और बाकी जगह क्या है, सरप्लस। इट इज एज्यूम दैट द इंटरेस्ट रेट आर बेस्ड ऑन ए ईयर ऑफ 360 days। कैलकुलेट द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ 30 days period in rupees for each company under each of the following scenario, ignoring transaction cost and taxes। Each company invest or finance its own cash balance or deficiency in local currency independently। कहते हैं सब अपनी अपनी राह पे चलते हैं। और दूसरा, कैश बैलेंस इज पूल्ड इमीडिएटली इन इंडिया एंड द बैलेंस नेट बैलेंस आर इन्वेस्टेड बोरो फॉर द 30 days पीरियड। कहते हैं कैश बैलेंस को इकट्ठा कर लिया जाए और उसको पूल करके नेट अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया जाए या बोरो कर दिया जाए। तो आइए साहब देखते हैं, सबसे पहली बात हम करते हैं इंडिया की। 500 लाख रुपीस सर यहां पर शॉर्टेज है। ठीक है, और बात करते हैं हम यूके और यूएस की। यूएस और यूके, यहां पर सरप्लस है सर कितने के, 12.5 और 6 मिलियन, 12.5 मिलियन डॉलर। और यूके में चलते हैं पाउंड, तो यहां सरप्लस 6 मिलियन पाउंड है। अब अगर ये अपनी अपनी राह में चल पड़े तो क्या होगा। पहले तो हम करते हैं कि अपनी अपनी राह पे चल पड़े ये, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है कहाँ सरप्लस है कहाँ डेफिशिएंसी है, ये अपनी अपनी राह में जहां से इंतजाम कर सकते थे इन्होंने किया। तो साहब मुझे बताओ यूएस क्या करेगा, इसके यहाँ सरप्लस है। यूके क्या करेगा, इनके यहाँ पर सरप्लस है। और इंडिया क्या करेगा, इनके यहाँ पर डेफिशिएंसी है। सर यूएस में अगर सरप्लस है तो ये उसे इन्वेस्ट कर देगा 30 डेज के लिए। अगर ये इसे इन्वेस्ट कर देगा साहब तो क्या होगा, पेरेंट कंपनी अल्टीमेट इंडिया में है, इन्वेस्ट कर देगा। ओहो, अब मुझे बताओ जल्दी से, इन्वेस्ट कर देगा अगर यूएसए वाला
तो कितने परसेंट उसको ब्याज मिलेगा? जल्दी से देख के बताएं मुझे। 1.5% फॉर 30 days। ओके, इंटरेस्ट इंटू 1.5% इंटू 30 days। मुझे बताइए जल्दी से, टोटल पैसा कितना आएगा? जल्दी से बताएं। टोटल पैसा कितना आएगा सर? 12,65625, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, इतने डॉलर आएंगे। इनटू, इस डॉलर को मैं किस रेट से कन्वर्ट करूंगा सर? ये कब आएंगे, आज या 30 दिन बाद? जल्दी से बताएं, आज आएंगे या 30 डेज के बाद आएंगे? 30 डेज के बाद। अगर ये 30 डेज के बाद आएंगे सर, तो मुझे बताएं कौन सा रेट लगेगा? ये रेट है डॉलर का। तो 30 डेज का बाद का क्या रेट है? 0.0217। तो 0.0217, तो बताइए कितने रुपए यहां से आएंगे? बताएं साहब। 58323732। मुझे बताएं यूके में क्या होगा? सर ये भी डिपॉजिट करेंगे 6 मिलियन, तो इनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? जल्दी से बताएं, यूके वालों को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? देख के बताएं। डिपॉजिट कर रहे हैं हम। इनटू, बताइए टोटल पैसा कितना आएगा यहां से? ये मिलियन में ध्यान रखना। टोटल पैसा कितना आएगा? सिक्स जीरो 18246। और इसको 30 डेज के इस रेट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.0150। बताइए कितना? बेटे कैलकुलेशन साथ साथ चेक करते रहिएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत सारे बच्चों की तो एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। ठीक है जी। तो साहब ये तो है सरप्लस पैसा आएगा, ये भी सरप्लस आएगा। अच्छा ये बताओ, इंडिया इंडिया में क्या होगा सर? क्या करें डेफिशिएंसी के लिए? लोन ले ले। लोन लेंगे तो मुझे बताइए विद इंटरेस्ट कितना वापस करना पड़ेगा? क्या रेट लगेगा जी इंटरेस्ट का? क्या रेट लगेगा साहब? 6.4%, 30 डेज का। तो बताइए कितना होगा? टोटल कितना आएगा सर? जल्दी से बताइए। सर हमेशा क्लास में एक्टिव रहिए और आंसर कीजिए।
जितना सर आप कैलकुलेटर को यूज करते हैं उतनी आपकी समझ बढ़ती है चीजों के बारे में। 50263014। अब मुझे बताइए सर, नेट मेरे पास क्या बचा? ये तो थी डेफिशिएंसी और ये था सरप्लस। इन दोनों को कर दो प्लस और इसे कर दो माइनस, यानी 58323732 प्लस 401216 माइनस 50263014। अगर ये लोग अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं तो मुझे बताइए नेट कैश बैलेंस 30 दिन के बाद क्या होगा? पॉजिटिव आए तो लिखना, अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव का मार्क लगा देना। वैसे तो पॉजिटिव ही आएगा, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। जल्दी से बताओ। सर बहुत टाइम लगा रहे हैं, इतने में तो मैं नीचे से देख लूंगा। ये आपके मैच हो रहे हैं क्या? नेट कितना आ रहा है जल्दी से बताइए। चलिए जो भी आएगा, ठीक है, बात खत्म करते हैं। ठीक है, और अगर आप कैलकुलेशन करने के मूड में नहीं है तो मैं आपको नेट बता देता हूँ कि अगर हम आज ही मैनेजमेंट करें तो क्या करेंगे। यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम करेंगे क्या। यहाँ पर डेफिशिएंसी है, यहाँ पर है सरप्लस। इसको आज ही रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए सरप्लस को, और इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए सरप्लस को। आज ही, आज के स्पॉट रेट पर कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए तीनों को प्लस माइनस करके, फिर चेक कीजिए सरप्लस बचा या डेफिशिएंसी। अगर सरप्लस बचा तो इंडिया में डिपॉजिट करवा दीजिए और इंटरेस्ट ले लीजिए, और अगर डेफिशिएंसी बची तो लोन लेकर उसे खत्म कीजिए। राइट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इंडिपेंडेंटली चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेट कैश बैलेंस इतना होगा। लेकिन अगर वो हम आज ही पूल कर लेते हैं सबको तो क्या होगा? सर अगर हम आज ही पूल कर लेते हैं, इन दोनों को स्पॉट रेट से रुपए में कन्वर्ट कीजिए। मैं कंप्लीट क्वेश्चन कर दूं क्या? क्या आप बात समझ चुके हैं? मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, अब मुझे जल्दी से बताइए, इसको स्पॉट रेट पे कन्वर्ट कीजिए। आज का क्या रेट है? स्पॉट रेट दिस वन 0215। आज हमारे पास 12.5 मिलियन। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अभी। अ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अलग से एक बना देता हूँ। अब ये क्या हो गए सर? इमीडिएट पूल हो गए। इंडिया, यूएसए और यूके। ठीक है सर, ये तीनों इमीडिएट पूल हो गए।
इंडिया में 500 लाख का डेफिशिएंसी था, यूएसए में सरप्लस है 12.5 के, 12.5 बिलियन के सरप्लस से डिवाइड बाय, इसको रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जल्दी से बताइए कितना आया। आज का क्या रेट है? 0.0215, 0.0215, बताइए कितना आएगा रुपीस में? $581.39, राइट। ठीक है सर, मैं इसी में ले रहा हूँ, बेकार में कंफ्यूजन होती है, लंबी चली जाती है कैलकुलेशन। मेन तो भावनाओं को समझो सर, ठीक है। 6 मिलियन डिवाइड बाय 6 मिलियन पाउंड है ना सर, जल्दी से इसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं आज के रेट पर। 0.0149, तो बताइए कितने रुपए हो जाएंगे? पूरे 400, पूरे 400 आ रहे हैं? 402.68। तो अब मुझे बताइए, यहाँ तो डेफिशिएंसी है, यहाँ सरप्लस है, यहाँ सरप्लस है, नेट सरप्लस कितना? तीनों को पूल कर लिया इंडिया में उठाकर, मतलब इसका सरप्लस इंडिया में ट्रांसफर कर दिया, इसका सरप्लस भी इंडिया में ट्रांसफर कर दिया। तो अगर इंडिया में ट्रांसफर कर दिया तो मुझे बताओ इंडिया में नेट सरप्लस कितना हो गया? फोर 484.07। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा सर, ठीक है। इस सरप्लस को उठा के इंडिया में इन्वेस्ट कर दीजिए, किस रेट पर? 6.2% पर, खत्म। तो बताइए नेट पैसा कितना आएगा मेरे पास? नहीं सर, इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा? 484 का 734, 30 दिन में डबल कर रहे हैं सर आप तो पैसा। गोलमाल है सर कुछ, चेक करो। 484 से पैसा 734 कैसे हो जाएगा डायरेक्ट यार? 6% इंटरेस्ट है 30 दिन का खाली। 488 ऐसे कुछ आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा, मेरी गलती है यहाँ पर। 365, 360, सॉरी। कितना हुआ जी? 486.57, ठीक है। तो कंपेयर कर लीजिए, मैनेज करना है क्या करना है। यहाँ सरप्लस फंड कम बचे, यहाँ पर आपके पास ज़्यादा है, तो बेटर है वर्किंग कैपिटल को पूल कर दिया जाए आज ही। आपको बात समझ में आ गई मेरी? थोड़ी सी स्पीड मैंने ज़्यादा रखी हुई है बेटे। सर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये टॉपिक कोई नया नहीं है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो आपने टॉपिक इंटरमीडिएट में एक पढ़ा हुआ है, कैपिटल बजटिंग। जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट हैं उनके तो एसएफएम में ऑलरेडी ये टॉपिक है, लेकिन जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं उन्होंने इंटरमीडिएट में टॉपिक ऑलरेडी किया हुआ है, कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तरह से जो कैपिटल बजटिंग करनी है वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की करनी है, सिर्फ इतना फर्क है केवल। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल में आपको, जो आप किसी और कंट्री में प्रोजेक्ट लगाते हो उसकी रुपीज में इवेल्युएट करना है उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो
अब देखिए एक से क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को देखिए। एलबी इनकॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग ए न्यू प्लांट इन द नीदरलैंड। द प्लांट विल कॉस्ट 26 million guilders. Incremental cash flow are expected to be 3 million per annum for the first 3 years, 4 million the next 3 years, 5 million in next 7 years, 7 to 9 years, and 6 million in year 10 to 19. After which the project will terminate with no residual value. कहता है यानी इस प्रोजेक्ट से जो कैश आने वाला है वो अलग अलग ईयर में आने वाला है, अलग अलग। द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज 1.90। ठीक है जी। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। कहता है अगर आपको लगता है कि ये स्टेबल रहेगा रेट, तो बताइए इस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होगी इस प्रोजेक्ट। क्योंकि बेटे देखिए इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, और अगर मैं ये करने बैठ गया तो मुझे लगता है कि किसी और सम के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो मैं इस टॉपिक को वैसे नहीं करवा रहा कि मैं आपको एक एक चीज़ लिख के दिखाऊंगा। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन से इसको लिंक करवा देता हूँ, क्योंकि उससे हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो काफ़ी सेव होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर। आज मेरी पॉकेट से इतने मिलियन गिल्डर्स जाएंगे और आएंगे क्या क्या, 3 million आएंगे पर एनम फर्स्ट 3 year के लिए। तो मुझे पहले सबसे पहले अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरीके से देखनी होगी। 0 पीरियड में क्या होगा, 26 जाएंगे, 1 to 3 year 3 million आएंगे, 4 to 6 4 million आएंगे, 7 to 6 5 आएंगे, और 10 to 9 6 million आएंगे। और सर एक्सचेंज रेट क्या है, दिस वन 1.90। ठीक है सर, आप इसे डिवाइड कर लीजिए तो हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो एवरी ईयर इन आर करेंसी, इन आर होम करेंसी। ये आ गया सर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये हमारा होम करेंसी में आ गया। अब क्योंकि ये हमारा होम करेंसी में है, क्योंकि ये हमारा होम करेंसी में है, तो अब हमारी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 16% है। तो ज़ीरो का हमेशा पी फैक्टर 1 होता है, और 1 to 3 year अगर आप 16% देखेंगे तो आपका ये कैलकुलेट होगा, 4 to 6 year ये, 7 to 9 दिस वन, एंड 10 to 19 दिस वन। आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, और अगर एनपीवी आ रहा है आपका 16% पे नेगेटिव, तो प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल, प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एनी डाउट, एनी डाउट। बाद में क्या इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने एक्सचेंज रेट में डिफरेंस लेके आए, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है। कहते हैं सर आज एक्सचेंज रेट ये है, उन ईयर्स में ये होगा, 1 to 3 years में, बाद में ये होगा, बाद में ये होगा, बाद में ये होगा। तो हमारे कैश फ्लो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे सर। आप डिवाइड फिर इन फिगर से करोगे, और देन अगेन फिर पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, और इस केस में आपका ये पॉजिटिव आ रहा है। कहते हैं अगर अगर ऐसा है तो कैश फ्लो बेटर होगा। मतलब अगर यूरो की वैल्यू बढ़ जाती है सर, तो उस केस में कैश फ्लो बेटर होगा, और आप इस प्रोजेक्ट को लगा पाएंगे। ठीक है, केवल इतनी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है सर। हालांकि इसके एडवांस क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में वो, कौन सा रेट नहीं होगा करने का, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट ऐसा कभी नहीं होगा आपको गिवन ना हो। अगर प्रोजेक्ट की वैल्यू
प्रोजेक्ट को अगर वैल्यूएट करना है आपको तो डिस्काउंट रेट तो गिवन होगा ही बेटे। IRR इज डिफरेंट। IRR क्या होता है कि IRR होता क्या है, IRR तो ये होता है कि आपका एग्जैक्ट परसेंटेज मैच करना होता है आपको, मतलब आप एग्जैक्ट कितने परसेंट कमाओगे, वो होता है IRR। ठीक है ना। किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए IRR टेक्निक यूज भी तभी कर पाओगे जब डिस्काउंट रेट गिवन होगा। भाई कंपैरिजन किससे करोगे? मान लीजिए आपने IRR निकाल लिया, चलिए मान लीजिए IRR आ गया 15%। 15% का मतलब हुआ एग्जैक्ट आप 15% कमा रहे हो इस प्रोजेक्ट से, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है तो वाइबल नहीं है प्रोजेक्ट, और अगर 14% है तो वाइबल है। लेकिन अल्टीमेट डिस्काउंट रेट तो आपको गिवन नहीं होगा ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो होगी आपके पास। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ कनिका, आप मुझे बताइए अगर आपके माइंड में कुछ और चल रहा है तो। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी कनिका बताएं। हाँ जी गुड इवनिंग, बताइए। नहीं नहीं, देखिए IRR निकालना पड़ता है, एग्री। लेकिन आप अगर ये अगर सिर्फ उसने IRR आपसे पूछा है फिर तो एक अलग बात है। अगर आप कहते हैं कि आप ये बताइए प्रोजेक्ट लगाए वाइबल है या नहीं है, तो मेरी बात को हाँ मतलब मेरी बात समझिए ना, देखिए अगर इसके एडवांस, देखिए अभी मैंने एडवांस क्वेश्चन छेड़े नहीं है, मैंने डाले भी नहीं है इनफेक्ट यहाँ पर। न्यू सिलेबस में इसके एडवांस क्वेश्चन ज़्यादा हैं कुछ। ठीक है ना। तो मैंने फिलहाल अभी इस नोट्स में नहीं डाले, उसका एक अलग चैप्टर तैयार किया हुआ है एडवांस क्वेश्चंस का। हाँ जी। हाँ वो तो फिर अलग क्लासेस हो गई ना, मतलब जो मेरी फिलहाल जो क्लासेस है मैंने बेसिक करवाया है आपको केवल। क्योंकि देखिए फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा एडवांस साथ साथ ही चला जाता तो फिर क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा लग जाती है उस केस में। सिर्फ एक वही टॉपिक है जो मैंने थोड़ा सा कम एडवांस लिया है, उठाया है। बाकी तो सारे टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ही दिए हैं आपके। ठीक है ना। थैंक यू। नेक्स्ट इज 118 ABC Limited is considering a project in US which will involve an initial investment of $1 crore 10 lakh। कहता है ये हमारी इन्वेस्टमेंट होनी है। द प्रोजेक्ट विल हैव 5 year ऑफ लाइफ। करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 48। रिस्क फ्री रेट इन US is 8% and same in India is 12%। कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर एज फॉलो। कहता है इंडिया में जो रिस्क फ्री रेट है वो है हमारा, इसको ध्यान से समझना, इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है तो इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए है क्या, एक कंपनी है ABC जो कि इंडिया में है, राइट। ये एक प्रोजेक्ट लगा रही है USA में। अब ये इसको इवेल्युएट कर रही है। अब इसको ये तो पता है कि इंडिया में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 12%, USA में है 8%, ये इसको पता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वो 14% करते हैं। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। सर वो तो इंडिया में करते होंगे ना रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 14%, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये USA में कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है 14%, राइट। इसको ध्यान से समझिएगा इस चीज को। बेसिकली होता क्या है, हर प्रोजेक्ट से एक व्यक्ति क्या एक्सपेक्ट करता है, यानी कि रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न उसका क्या होता है। एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे रिस्क फ्री तो चाहिए ही चाहिए, 1+ रिस्क फ्री तो मुझे चाहिए चाहिए, हाँ या ना।
हाँ या ना? अभी मान लीजिए मैं एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है ना? मान लीजिए इंडिया में लगा रहा हूँ, भूल जाइए इंटरनेशनल मैटर्स को। इंडिया में अगर मैं प्रोजेक्ट लगाता हूँ और बैंक का एफडी का रेट अगर 12% है, अगर 12% बैंक की एफडी का रेट है, तो मुझे बताइए जो मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ जिसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं उससे केवल 12% एक्सपेक्ट करूंगा या मैं रिस्क प्रीमियम भी कुछ एक्सपेक्ट करूंगा? मैं रिस्क प्रीमियम भी एक्सपेक्ट करूंगा, मतलब मैं ये चाहूंगा कि मेरा 1 रुपया, 1 रुपया 12 पैसे हो जाएगा, 1 रुपया 1 रुपया 12 पैसे हो जाएगा, ठीक है ना? 1 रुपया 1 रुपये 12 पैसे हो जाएगा अगर मैं केवल बैंक के इंटरेस्ट की बात करूं केवल तो। और ये 1 रुपया, ये 1 रुपये 12 पैसे, ये 1 रुपये 12 पैसे पर मुझे रिस्क प्रीमियम और चाहिए, और फिर मैं अपना 1 रुपया माइनस कर दूंगा, और जिससे मेरा क्या आ जाएगा, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या आपको ये बात समझ में आती है? हालांकि पोर्टफोलियो में ऐसी बहुत सारी बातें की जाती हैं, पोर्टफोलियो में ऐसी बहुत सारी बातें की जाती है। इंटरेस्ट का खेल पोर्टफोलियो में भी चलता है और डेरिवेटिव में भी चलता है। ओके, देखिए दोस्त, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, मुझे कुछ रिटर्न चाहिए। बैंक कहता है साहब मैं आपको 12% दूंगा एफडी पर। तो मैं प्रोजेक्ट से क्या एक्सपेक्ट करूं बताइए? शायद 14%। हाँ या ना? शायद 14%, शायद 15%, शायद 16%। क्योंकि मैं जो डिफरेंस है 2%, 3%, 4% का, मैं प्रीमियम चाहता हूं। अब प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, उसी को समझिए। मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, अगर -1 भी ना करूं, अगर आप इसको ऐसे समझें, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 प्लस रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या, मतलब मैं कितना कमाना चाहूंगा। ये मेरा 1 रुपया बैंक, मतलब अगर मैं मान लीजिए बैंक का इंटरेस्ट रेट 12% है, अगर मैं कहता हूँ 12% है, अब अगर मैं रिस्क फ्री चाहता हूं तो मेरा 1 रुपया 1 रुपये 12 पैसे बन जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं कुछ प्रीमियम भी चाहता हूं, मैं कहता हूं मैं 3% प्रीमियम चाहता हूं, 3% प्रीमियम चाहता हूं, तो 1 प्लस क्या करूंगा सर? प्रीमियम और ऐड कर दूंगा। 1 रुपया बन गया 1 रुपये 12 पैसे, और फिर जब 1 रुपये 12 पैसे पर रिस्क प्रीमियम लगाया तो वो और ज्यादा बन जाएगा ना सर। अगर मान लीजिए 3% मेरा रिस्क प्रीमियम है तो अब मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे उसको समझिए। मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे उसको समझिए। मैं आपसे दोस्त कहना ये चाहता हूं कि ये इक्वेशन मेरी हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि जो मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, अगर मैं इंडिया में लगाता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा 1 रुपया 1 रुपये 14 पैसे बन जाए, यानी 1.14 बन जाए। ये मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इस प्रोजेक्ट से। जबकि मेरा रिस्क फ्री अगर ये होता प्रोजेक्ट, तो मैं 1 रुपये 12 पैसे बनाता। इसका मतलब बचा हुआ मेरा क्या है, रिस्क प्रीमियम। ये मेरा किसका रिस्क प्रीमियम है? ये प्रोजेक्ट का रिस्क प्रीमियम है, प्रोजेक्ट रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए मेरा रिस्क प्रीमियम प्रोजेक्ट का कितना आ रहा है? मेरा रिस्क प्रीमियम प्रोजेक्ट का कितना आ रहा है?
1.78%। अब मुझे बताओ, यूएसए का अगर रिस्क फ्री रेट 8% है और प्रीमियम मेरा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का 1.78% है, तो मुझे बताइए यूएसए में मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी? इक्वेशन तो वही रहेगी सर। रिस्क प्रीमियम। अब मुझे बताइए 1 प्लस रिस्क फ्री यूएसए का कितना है? 8%। प्रीमियम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कितना है? 1.78%। तो मुझे बताइए मेरी अगर यूएसए में अगर मैं हूं तो मुझे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी मेरी? 8% तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इतना मुझे प्रीमियम चाहिए वहां से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का प्रीमियम है, इसका यूएसए यूएसए से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे बताइए अगर यही प्रोजेक्ट मैं यूएसए में लगाऊं तो मैं कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा? 9.92%। अब ये प्रोजेक्ट मैं वास्तव में कहाँ लगा रहा हूँ सर? यूएसए में। तो मुझे मेरा जो डिस्काउंट रेट होगा दैट इज 9.92%। ये मेरा डिस्काउंट रेट होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो मुझे जो एनपीवी निकालनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट की वो इस डिस्काउंट रेट से निकालनी पड़ेगी। मेन बात इसमें ये थी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 120। देखिए अब मेरी मजबूरी है कि मुझे क्वेश्चन आपसे केवल डिस्कस करने हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने यही क्वेश्चन उठा लिया तो बात खत्म। हालांकि ये भी ठीक ठाक लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से हम पढ़ेंगे, और फिर मैं बात करूंगा कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। चलिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मेजर्स ए लिमिटेड विच इज मैन्युफैक्चरिंग कम एक्सपोर्टिंग यूनिट। इट इज एक्सपोर्टिंग सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू जापान, यूएसए एंड यूरोप और 90 डेज क्रेडिट टर्म। मतलब ये लोग क्या हैं? ये इंडिया में शायद काम करते हैं, या ये कहाँ पर है? जापान, यूएसए और यूरोप में ये लोग सेल करते हैं, और इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। सर आपको कैसे पता चला? सर क्योंकि इनकी वेरिएबल कॉस्ट रुपीस में है। ये रुपीस का मार्क है आपका, रुपीस। ठीक है सर। एक्सपोर्ट सेल प्राइस हमारा ये है 650 पर यूनिट। कहता है 90 दिन बाद पैसे कितने आने हैं? इतने आने हैं। अब मुझे सोच समझ के बताइए यार, ये मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना ये कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है एक तरीके का, लेकिन इसमें फॉरेक्स डाल दिया गया बस। ठीक है, अब मुझे ये बताइए हमारे 90 डेज के बाद कितना पैसा आना है? 78 लाख येन, और हमारा सेल प्राइस था 650 येन। तो मुझे ये बताइए हमने कितनी यूनिट सेल की गई होंगी? अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँ कि कितनी यूनिट सेल की गई होंगी, तो बताइए कितनी यूनिट सेल हुई होंगी? 90 दिन बाद मुझे 78 लाख मिलने हैं, और एक यूनिट मैंने 650 की बेची है। बताइए कितनी यूनिट बेची होगी? 12,000। मैं केवल इसकी बात कर लेता हूँ जापान की, सेम फॉर यूएसए और सेम यूरोप, बाकी दोनों तो सेम ही चलेंगे। मैं केवल जापान की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सर मैंने 12,000 यूनिट बेची होंगी, और एक यूनिट की मेरी रुपीस कॉस्ट है 225 रुपये। तो मुझे बताइए मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई रुपीस में? कि मैं तो इंडिया में रहता हूँ तो मैं हर चीज़ रुपीस में कैलकुलेट करूंगा। बताइए मेरी रुपीस कॉस्ट क्या हुई? 27 लाख। माई वेरिएबल कॉस्ट इज 27 लाख। राइट? इज दैट क्लियर? हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? एडवाइज द कंपनी बाय कैलकुलेटिंग एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। मतलब हमें कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल निकालनी है। ठीक है ना? अब सर दिक्कत ये है, जो कॉस्ट है वो तो आज है, और रिसीट होंगी 90 डेज के बाद। ठीक है, तो मुझे बताइए 90 डेज के बाद मेरे पास कितना पैसा आने वाला है?
78 लाख रुपीज में कितना आएगा, जल्दी से बताइए, रुपीज में कितना आएगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज में। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट में फटाफट से नीचे देख लेता हूँ और आपको वहीं से डायरेक्ट करवा देता हूँ, बेटर रहेगा। सर 78 लाख आपके पास येन आने हैं, प्राइस इज 650, 12,000 यूनिट आपने सोल्ड की, वेरिएबल कॉस्ट 225 रुपये है, 27 लाख आपके पास जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो है, और आपका जो एक्सचेंज रेट है वो ये है, और क्योंकि पैसा 3 महीने बाद आना है तो 3 महीने का एक्सचेंज रेट आपने लगा दिया। रुपीज वैल्यू आपकी आ गई ये। अब इसका मतलब आपकी आ गई सेल तो आ गई ये, और वेरिएबल कॉस्ट आ गई ये, तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, दिस माइनस दिस। अगर मैं इसको 2 नाम दे दूं, इसको 1 नाम दे दूं, तो 2 - 1, ठीक है, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, एनी डाउट, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, एक बच्चे का कहना है सर हमने फॉरवर्ड रेट क्यों लिया, स्पॉट रेट क्यों नहीं लिया 3 महीने बाद का। बेटे मुझे बताओ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है। आप बी प्रैक्टिकल, क्या आप ये 3 महीने बाद निकाल रहे हैं या आज निकाल रहे हैं। आज निकाल रहे हैं, तो आपको आज 3 महीने बाद के स्पॉट रेट का क्या पता, तो 3 महीने बाद पता चलेगा ना। ठीक है सर, तो फॉरवर्ड रेट का तो पता ही होगा हमें, तो वो हमने लगाकर सेल निकाल ली, कंट्रीब्यूशन आ गया सर, उसके बाद तो सिंपल, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इज आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ठीक है सर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ठीक है सर, ये सर आपके कुछ जनरल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है 122, ये आपका होमवर्क है सर। ये एक जनरल क्वेश्चन था सर 123 क्वेश्चन, जनरल सा क्वेश्चन है, हालांकि मुझे लगता है कि ये मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, हालांकि मैं फर्दर क्लासेस में इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल तो आपके लिए होमवर्क ही मान लेते हैं हम इसे। ठीक है,